जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है आपका? मेरा नाम मुबशिर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशिर अहमद। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रोसिटी का लेक्चर नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। बेटा आज के लेक्चर का नाम है गॉसेस लॉ। गॉस लॉ भी कुछ लोग कहते हैं, गॉस का कानून। गॉस एक साइंटिस्ट था बेटा। इसकी ना 3 एप्लीकेशन है, मैं आपको बताता चलूँ। वो तीनों एप्लीकेशनों पे हम अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड चंद अहम बातें वो भी आपको बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको नया सीखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। बेशक आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आप लोग ज़रूर इन टच रहिएगा। इसकी 3 एप्लीकेशनों पे अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर गॉसेस लॉ। और आज हम ये भी सीखेंगे कि गॉस लॉ का असल मकसद क्या है, ठीक है, और इसको अप्लाई करने के कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो कि एप्लीकेशनें जिन स्टेप्स को हम एप्लीकेशनों में यूज़ करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का लेक्चर है जी हमारा गॉस लॉ। गॉसेस लॉ या गॉस लॉ। जी बच्चे, पहले थोड़ी सी चंद अहम बातें ज़रा सुन लें। गॉस लॉ असल में है क्या। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा नोट कर लें कि 1813 के अंदर ये लॉ पेश किया गया, 1813 के अंदर। और साइंटिस्ट का जो पूरा नाम था, दिस इज़ कॉल्ड कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस 1813 के अंदर ये लॉ पेश किया गया बच्चे। तो इसका एक और नाम भी था, गॉसेस लॉ इज आल्सो कॉल्ड गॉस फ्लक्स थ्योरम। इसका बच्चे दूसरा नाम भी ज़रा नोट कर लें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड गॉस फ्लक्स थ्योरम। तो ठीक हो गया। ये थोड़ी सी चंद अहम बातें ज़रा नोट कर लें तो थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगी ये। ठीक हो गया बच्चे, पॉज करके नोट कर लिया करें। 1813 के अंदर गॉस ने ये कानून पेश किया है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस इसका पूरा नाम था। गॉसेस लॉ का दूसरा नाम गॉस फ्लक्स थ्योरम भी इसको कहते हैं, क्योंकि असल में ये फ्लक्स को डील कर रहे हैं ना। आज का लेक्चर बच्चे उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने इसे पीछे वाला लॉन्ग समझा हुआ है, जो कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो अ सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। आपको याद होगा, तो वो लेक्चर आपने ज़रूर सुनना है, पीछे वाला लेक्चर नंबर 9। फिर ही लेक्चर नंबर 10 पे आप अच्छी तरह ग्रिप कर पाएंगे। तो बच्चे आगे लेके चलते हैं जी इसको। नेक्स्ट बच्चे कहता है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करूं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमने एक सफ़ियर ली थी, आपको याद होगा, एक सफ़ियर ली थी, आपको याद है। उस सफ़ियर के सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था +Q। तो जब हमने देखा था, हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था। तो बेटा आपका याद है इसका रिजल्ट क्या आया था, phi E = Q/ε0। आपको याद होगा phi E = Q/ε0। और हमने पढ़ा भी था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये हमने पूरा पढ़ा था। आपको याद है कि हमने सफ़ियर ली थी, मैंने बॉल लेके आपको सफ़ियर का कॉन्सेप्ट भी दिया था। सफ़ियर के सेंटर पे एक +Q चार्ज रखें। हमने देखा था phi = E.A। वो जो एरिया है वो तो फ्लैट एरिया है, तो यही वजह है कि हमने पूरे सफ़ियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड भी किया था। तो ये पूरा प्रूव करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज और मीडियम के ऊपर, अब साइलेंट नोड किसे कहते हैं, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका किसी भी सफ़ियर की या किसी भी सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अक्सर बच्चे इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ सफ़ियर के लिए है। ऐसा नहीं है बच्चे, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर ये अप्लाई हो सकता है। यही गॉसेस लॉ की खूबसूरती है। तो बच्चे गॉसेस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए जो आज के लेक्चर में हमने ये आपने रिजल्ट याद रखना है, Q/ε0, क्योंकि प्रूव में आज यही हमने यूज़ करना है, Q/ε0। तो हम किसी भी शेप की ना एक
सरफेस ले लेते हैं। हमारी बुक में क्या है जी, एक आर्बिट्रेरी शेप की आप सरफेस ले लें बच्चे। ये इस तरह की सरफेस आपकी बुक में आपको नज़र आ रही है। अब आपने मुख्तलिफ किस्म के चार्ज इसके अंदर इनक्लोज कर देने हैं। सपोज डैट दिस इज पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड अप टू सो ऑन Qn। ये छोटे छोटे चार्जेस हमने इस स्फीयर के अंदर ले लिए। अच्छा, गॉसेस लॉ की डेफिनेशन ना मैं आपको एंड पे बताऊंगा। उसकी वजह पता क्या है बेटा, गॉसेस लॉ एक मैथमेटिकल लॉ है। जो मैथमेटिकल लॉज होते हैं ना, उनकी कोई डेफिनेशन बाकायदा नहीं होती। उनकी जो इक्वेशन होती है वही उनकी डेफिनेशन होती है। आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा है? गॉसेस लॉ एक मैथमेटिकल लॉ है। तो मैंने ये कहा आपको, जो मैथमेटिकल लॉज होते हैं उनकी कोई एज इट इज़ डेफिनेशन नहीं होती। आप कहेंगे सर इनकी डेफिनेशन है तो सही। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि बाकायदा कोई डेफिनेशन नहीं है। जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन ही उसकी डेफिनेशन है। तो पहले हम इक्वेशन प्रूव तो कर लेना। जब इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन को ही हमने लफ्ज़ों में लिखना है। तो यही वजह है कि मैं डेफिनेशन एंड पे बताऊंगा। तो मैंने क्या ले ली जी, एक क्लोज्ड शेप की एक सरफेस ले ली है बच्चे, इर्रेगुलर क्लोज सरफेस, यानी कि कोई ऐसी शेप लिया जिसकी कोई बाकायदा कोई शक्ल नहीं है। इर्रेगुलर किसी भी शेप की ले लें। उसकी वजह, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। इर्रेगुलर शेप की कोई सरफेस ले लें, हाइपोथेटिकल फर्जी सरफेस ले ली हमने। बस ख्याल ये करना है कि जो आपने सरफेस ली है ना, चार्जेस जो हों वो उस सरफेस के अंदर हों। क्योंकि अच्छा, चार्जेस जो उस सरफेस के अंदर हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग यूँ पड़े हों। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बेशक जैसे मर्जी हो, इधर Q1, Q2, Q3, Q4, बेशक ये सारे इकट्ठे रख दें, बेशक आप अलग अलग कर दें, तो लेकिन रहें उसके अंदर अंदर ही। यानी कि आप किसी भी सरफेस के बाहर चार्ज नहीं ले सकते। शर्त यह है कि इस क्लोज सरफेस के चार्ज अंदर ही हो, बाहर ना हो। उसकी वजह क्यों, जो बाहर चार्ज होगा वो फ्लक्स पैदा नहीं करेगा, उसमें से लाइनें नहीं निकलेंगी। बच्चे, जो बाहर चार्ज पड़ा होगा ना इस सरफेस के, वो इस सरफेस में से जो फ्लक्स पास तो करेगा लेकिन टोटल फ्लक्स उसका ज़ीरो हो जाएगा। अब ये बड़ी हैरानगी वाली बात है, अक्सर बच्चों को इस बात की समझ नहीं है। ज़रा इस बात को समझें। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि गॉसेस लॉ जो है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस पर अप्लाई होता है, किसी भी 3D सरफेस पे। मैं इसके बाहर एक चार्ज Q ले लेता हूँ। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बेसिकली तो हम वही डायग्राम पढ़ रहे हैं ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है बच्चे। मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होंगी, आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई आउटवर्ड, ऐसे थी। अब ये सफियर है ना, सफियर, किसी भी सफियर का जो एरिया होता है वो कैसे होता है, आउटवर्ड, ऐसे होगा। अब ये जो लाइन आएगी, यही लाइन आगे चल के बाहर नहीं निकल जाएगी। अब ये देखिए, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। मैं ये क्या बता रहा हूँ बच्चे, मैं आपका रटा थोड़ा सा ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चार्ज आपने लेने हैं वो सरफेस के अंदर ही लेने हैं। सरफेस किस तरह की हो, क्लोज्ड सरफेस। वजह, क्योंकि क्लोज सरफेस 3D सरफेस होती है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया था, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस को हम 2D सरफेस कहते हैं और क्लोज सरफेस को 3D सरफेस। बेटा, गॉसेस लॉ तो अप्लाई ही 3D पे होता है, 2D पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो 3D का मतलब है क्लोज सरफेस। जो भी चार्ज आपने लेना है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर ही लेना है। ठीक होगा, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई चार्ज इस सरफेस से बाहर ले लें, वो फ्लक्स के में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा। अब ये रटा थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए, सर बाहर क्यों नहीं ले सकते, वो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी भी 3D जो सरफेस होती है ना, 3D सरफेस जिसको हम सफियर कहते हैं, इसमें पिछले लेक्चर में आपने अगर नहीं सुना तो वो ज़रूर सुन के आइएगा कि क्लोज और ओपन सरफेस में क्या फ़र्क होता है। ये मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ बच्चे। ये सफियर है। अब इसका एरिया किधर को होगा, बाहर को। इधर भी एरिया किधर को होगा, बाहर को, ऐसे है ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ये वाला है, दिस इज कॉल्ड प्लस Q चार्ज। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड। अब जितनी ये लाइन इसके अंदर दाखिल हो रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। अब आप ज़रा गौर करें कि जहाँ से बाहर निकल रही है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जहाँ पे इंटर हो रही है
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपके ऑपोजिट है, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। ये सर नीचे को क्यों लिए, इसको भी ऐसे ले सकते थे, नहीं, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था 3D जो सरफेस होती है ना उसका एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है। सही हो गया। तो इधर एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा अगर आप देखें जरा रफली आइडिया, थीटा हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब जरा मैं रफली बता रहा हूँ, डॉट खत्म करें तो कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब जरा इधर देखें, इधर कॉस 180 है, कॉस 180 क्या होता है -1, जरा रफली बता रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा माइनस ई ए। 180 पुट करवाए ना, माइनस ई ए, ये आएगा फ्लक्स जो इंटर हुआ है। और जो बाहर निकला है कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होगा, अब देखें ना, इसको मैं नाम देता हूँ फाई ई 1 जो इंटर हुआ है, और जो बाहर निकला है दिस इज कॉल्ड फाई ई 2। तो अब इस इक्वेशन में जीरो पुट कराएं, cos 0 1, तो इसका आंसर आएगा प्लस ई ए। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, इसको जमा कर दें, माइनस ई ए प्लस ई ए कैंसल, ऐसे ही होगा ना। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यही आपका बच्चे मैंने रटा ख़त्म किया है, पता चला। ये ज़रा आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि देखें रटा रटा ही है, समझ समझ ही है। बात बताने का मकसद ये है कि अगर गॉसीज़ लॉ ये कहता है कि जो चार्ज हो ना, चार्ज हो, हमारी डेफिनेशन जब मैं आपको बताऊंगा एंड पे, वहाँ पे एक लफ्ज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज इन क्लोज। चार्ज उस सरफेस के अंदर ही होना चाहिए, अगर चार्ज बाहर होगा तो उसका फ्लक्स जीरो होगा। अब वो कैसे है मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जो इंटर होगा उसका फ्लक्स माइनस है और जो बाहर निकलेगा उसका फ्लक्स पॉजिटिव है एंगल की वजह से। ठीक है, 3D सरफेस का एरिया होता ही बाहर को है। मैंने ये स्फीयर के बाहर चार्ज रखा था, उसका तो फ्लक्स ही जीरो आया, जितना इंटर हुआ उतना बाहर निकल गया, मुझे तो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। मैंने तो ये देखना था ना कितनी लाइनें आउटवर्ड हैं। सही है। तो बहरहाल, तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको चीज़ अच्छी लगेगी कि हमने किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज नहीं लेना, अंदर ही लेना है, इन क्लोज। तो शेप किस तरह की लेनी है जी, किसी भी शेप की ले लें आप, तो बाहर नहीं चार्ज रखना, इसके अंदर ही, क्योंकि अगर आप चार्ज बाहर रखेंगे फ्लक्स के अंदर तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ठीक हो गया बच्चे। अब हम गॉसीज़ लॉ का प्रूफ शुरू करते हैं। बेटा ज़रा बात समझिएगा कि ये छोटे छोटे जो चार्जेस हैं, सिंपल Q1 के भी फ्लक्स होगा ना। मिसाल के तौर पर चार्ज Q1 में से लाइनें निकल रही हैं 50, सही है, नंबर ऑफ लाइन जो चार्ज में से निकल रही हैं, Q2 में से निकल रही हैं 50, तो 50 प्लस 50 कितनी होगी 100, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 100 हो जाएंगी। यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ लाइन भी बाहर को जो निकलेंगी वो बढ़ती जाएगी। तो बेटा यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल फाई ई इज इक्वल टू फाई 1, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका वो क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस फाई n। अब इसका प्रूफ शुरू कर रहे हैं, डेफिनेशन इसके एंड पे बताएंगे। फाई 1 से क्या मुराद है, चार्ज Q1 की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फाई 1, Q2 की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फाई 2, और Q3 की वजह से फाई 3 एंड अप टू सो ऑन फाई n। मतलब कितने भी चार्जेस हो, 50 100 200 जितने भी हैं। अब इसका प्रूफ कैसे होगा बच्चे, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 का आंसर क्या आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नोड। अगर इधर फाई 1 है तो इधर क्या लिखेंगे Q1 प्लस फाई 2, चार्ज Q2 का फ्लक्स क्या होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नोड। अब ये कहाँ से आया है बच्चे, ये इससे जो पिछला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं Q ओवर एप्सिलॉन नोड। आपको गॉसीज़ लॉ से पिछला टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। प्लस फाई 3 क्या होगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नोड प्लस अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड तो है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कहने का कि इस क्लोज शेप के अंदर सिर्फ चार्जेस के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा जी नेक्स्ट, फाई ई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या आएगा एप्सिलॉन नोड नहीं, 1 ओवर एप्सिलॉन नोड कॉन्स्टेंट आएगा बेटा। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 1 ओवर एप्सिलॉन नोड कॉन्स्टेंट, सॉरी 1 ओवर एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लिया हमने, जो कांस्टेंट है वो बाहर कॉमन ले लेंगे हम। तो ब्रैकेट में क्या आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अप टू सो ऑन
QN, यही आ जाएगा बेटे। तो छोटे छोटे चार्जेस को जमा करवाएं तो हमारे पास एक बड़ा चार्ज आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फाई E इज इक्वल टू 1 अब साइलेंट नोड मल्टीप्लाई Q1 Q2 प्लस Q3, एक कैपिटल चार्ज, बड़ा चार्ज होगा। लेकिन बेटा इसके साथ ज़रूर याद रखिएगा, Q के साथ आप लिख दें इनक्लोज्ड, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज आपने बाहर लिया या अंदर लिया। इनक्लोज्ड लिख दें या इनसाइड लिख दें, इनक्लोज लिख दें या इनसाइड लिख दें। तो बच्चे ये छोटा सा गॉसेस लॉ का प्रूव है, आप लोग इसको ना नोट कर लें। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि Q के साथ इनक्लोज्ड या इनसाइड, मतलब इसका क्या है कि जो चार्ज है ना वो इस सरफेस के अंदर है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। अगर चार्ज बाहर लेंगे तो वो उस बॉडी के फ्लक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका फ्लक्स जीरो आएगा। जो भी चार्ज लेना है इसके अंदर ही लेना है। तो यही वजह है कि Q के साथ इनक्लोज या इनसाइड का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते तो डेफिनेशन और आपकी इक्वेशन गलत तस्वर की जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर लें जी। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पढ़ाऊँगा कि हमारी एक्सरसाइज का 12.8 शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है बच्चे। एक्सरसाइज का 12.8 शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है। तो बहरहाल जब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा भी। उसमें 8वें शॉर्ट क्वेश्चन में अब साइलेंट नोड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो आपका सवाल है ना 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, 1 तो कांस्टेंट है ना। अब साइलेंट नोड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज इनक्लोज के, यही होगा ना, चार्ज इनक्लोज्ड। तो पता क्या चला कि जितना चार्ज बड़ा होगा, जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे, उतनी नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा इसमें से निकलेंगी। ठीक है, सिंपल उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को आपने जमा करवा देना है बस, और कोई इतना मुश्किल लॉ नहीं है ये। तो नोट कर लें जी बच्चे, आगे चलते हैं। कुछ एक अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखें जी इसकी डेफिनेशन बेटा, आप लोग नोट कर लें। ये इक्वेशन मैं लिख ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि गॉसेस लॉ एक मैथमेटिकल लॉ है। तो जो मैथमेटिकल लॉज होते हैं उनकी इक्वेशन ही उनकी डेफिनेशन होती है। ये कपड़े का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं बच्चे कि ताकि आपको ना आवाज़ जो डस्टर की है वो डिस्टर्ब ना करे, वरना और मसला कोई नहीं है, डस्टर भी पड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी हम गॉसेस लॉ की। अब देखें ज़रा, अब मैंने रटा नहीं मारा, मैं इस इक्वेशन को देख देख के डेफिनेशन लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे हम? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। इधर देखें आप, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज होनी चाहिए, 3D सरफेस होनी चाहिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन नोड, 1/एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई को हम कहते हैं ना, ज़रब का जो निशान है इसको हम बुक वाला लिखता है टाइम्स, 1/एप्सिलॉन नोड टाइम्स 1/एप्सिलॉन नोड टाइम्स द टोटल चार्ज, 1/एप्सिलॉन नोड टाइम्स टोटल चार्ज। बस टोटल चार्ज ही लिख दें? नहीं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इनक्लोज का मतलब है उसके अंदर, इनसाइड लिख दें या इनक्लोज लिख दें। तो बच्चे ये डेफिनेशन है गॉसेस लॉ की, तो ये देख लें। अब आपको समझ आई मैंने एंड पे क्यों लिखी है? उसकी वजह यह है कि इसकी इक्वेशन ही इसकी डेफिनेशन है, ये एक मैथमेटिकल लॉ है। पॉज करके नोट कर लें। अब ज़रा इसको मैं समझा भी देता हूँ कि अब इसका मतलब क्या है। बच्चे देखें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये जो लाइन है ना, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इस बात का ज़रा मतलब समझें बच्चे। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ।
जो क्लोज सरफेस होती है ना वो हमेशा 3D होती है। लेनी क्लोज सरफेस ही है, ओपन सरफेस नहीं लेनी। बात समझ रहे हैं, लेनी हमेशा क्लोज सरफेस ही है। अच्छा, एक तो क्लोज सरफेस लेनी है, वो क्लोज सरफेस होती ही 3D है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोड, 1/एप्सिलॉन नोड। ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1/एप्सिलॉन नोड टाइम्स का मतलब क्या है बच्चे? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ज़रब देना, मल्टीप्लाई। 1/एप्सिलॉन नोड टाइम्स चार्ज नहीं, टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर जितना भी है, ये वाला टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, उसके अंदर, यानी कि ये इनक्लोज का लफ्ज़ लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनक्लोज इन इट, बाहर क्यों नहीं ले सकते, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। तो बेटा इसको ज़रा नोट कर लें, डेफिनेशन भी होगी, इसका प्रूफ भी हो गया, तो सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता भी दी हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब ज़रा एक बात जो हमारी बुक की ना थोड़ा सा हेल्पिंग बुक की साइड पे भी दी हुई है, वो मैं आपको बता दूं। नोट कर लिया बेटा आपने? तो बेटा ज़रा नोट कर लें इसको। आगे चलते हैं। लॉन्ग तो पूरा हो गया हमारा, लेकिन अब थोड़ा सा एक आधा MCQs करवा दूं आपको। हर लेक्चर के एंड पे मेरी कोशिश होती है कि एक आधा MCQs भी आपको साथ साथ करवा दिया जाए, ताकि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो। यानी कि ये देखें, अगर हम किसी भी क्लोज शेप के अंदर अगर एक प्लस चार्ज लेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होगा? फाई E = Q/एप्सिलॉन नोड। सही है। और अगर किसी भी शेप के अंदर एक माइनस चार्ज लेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होगा? -Q/एप्सिलॉन नोड। अब आप कहेंगे सर चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस तो सिर्फ बता रहा है कि लाइनें बाहर को होंगी या अंदर को। बस ख्याल ये रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ही हों। और अगर एक प्लस चार्ज ले लूँ और एक माइनस चार्ज, प्लस और माइनस को बेटा हम डाइपोल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फ्लक्स फिर क्या होगा जी? फाई E = प्लस की वजह से Q/एप्सिलॉन नोड, माइनस की वजह से, अगर इनको ऐड कर देना प्लस और माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा? -Q/एप्सिलॉन नोड, प्लस माइनस माइनस, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। तो ये पेपर में MCQs बन सकता है कि अगर किसी भी क्लोज शेप के अंदर इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। यानी कि या आप ये भी कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ डाइपोल इज 0। तो ये MCQs हैं बच्चे, आप लोग ना नोट कर लें, दिस इज़ द MCQs। ये थर्ड वाला बड़ा मशहूर है, तो इसको आपने याद कर लेना है। तो जी बेटा आपने देखा ना कि हमने MCQs भी आपको करवा दिए। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जी, गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10। बच्चे आपने ना जो MCQs हैं और जो मेन बातें मैंने बताई हैं उसको ज़रूर नोट करना है। इसकी 3 एप्लीकेशन हैं, वो तीनों पे एक एक लेक्चर आएगा, लेकिन तीनों एप्लीकेशनों से पहले ना इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है, गॉसियन सरफेस होती क्या है। तो वो सारी बातें अगले लेक्चर में हम आपसे करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ जी।